आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट 5 एंड चैप्टर 14 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आज लेक्चर सेकेंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म। Mechanism of breathing involves the alternate expansion and concentration of the chest cavity called respiratory movements। तो जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग होता है उसमें इन्वॉल्व होता है अल्टरनेट एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चेस्ट कैविटी, जिसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स बोलते हैं। द रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स इन्वॉल्व्स 2 फेजेस। रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स में 2 फेज होते हैं। रेस्पिरेटरी मूवमेंट इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। रेस्पिरेटरी मूवमेंट में 2 फेजेस होते हैं। इंस्पायरेशन होता है एक, दूसरा एक्सपायरेशन होता है। इंस्पायरेशन में क्या होता है कि फ्रेनिक या रेडियल मसल ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल, दूसरा नंबर पे आता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एंड एक्सपायरेशन में होता है एब्डोमिनल मसल्स और दूसरे नंबर पे आता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो आइए जानते हैं कि ब्रीदिंग में होता क्या है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स सेंडिंग फ्रेश एयर टू रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होता है वो फ्रेश एयर को सेंड करता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन की ओर, जिसको क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन। एंड एक्सपेलिंग द फाउल एयर फ्रॉम देम, एक्सपायरेशन। और एक्सपेल आउट करता है फाउल एयर को, जिसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। रेस्पिरेटरी फ्रीक्वेंसी वेरीज अमंग इंडिविजुअल्स। जो रेस्पिरेटरी फ्रीक्वेंसी है वो वेरी करता है इंडिविजुअल्स के बीच में। It is 12 to 16 times per minute in an adult man। और ये एडल्ट मैन में 12 से 16 टाइम पर मिनट होता है। एवरेज टाइम 12 टाइम्स पर मिनट। तो एवरेज होता है 12 टाइम्स होता है पर मिनट में। इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। इंस्पायरेशन या इनहेलेशन की बात करें तो इन्वॉल्व इन टेकिंग ऑफ फ्रेश एयर इन द एल्विलाई ऑफ द लंग्स। इन्वॉल्व होता है टेकिंग ऑफ, इनटेक करता है फ्रेश एयर को लंग्स के एल्विलाई में। एंड इट इंक्लूड्स मसल कॉन्ट्रैक्शन, सो इट्स एन एक्टिव प्रोसेस। तो इसमें इंक्लूड होता है मसल का कॉन्ट्रैक्शन, इसलिए एक एक्टिव प्रोसेस है। इंस्पायरेटरी मसल्स। फ्रेनिक रेडियल मसल ऑफ डायफ्राम एक्सटेंड्स फ्रॉम डायफ्राम टू रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम। एक्सपेंड्स होता है डायफ्राम टू रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम। व्हेन दिस कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो द डायफ्राम इज फ्लैटेंडेड, डायफ्राम फ्लैटेंडेड हो जाता है। विच इंक्रीजेज द थोरेसिक कैविटी एंटर पोस्टीरियरली, जो कि इंक्रीज करता है थोरेसिक कैविटी को एंटर पोस्टीरियरली। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल 11 पेयर ऑफ मसल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं बिटवीन 12 पेयर ऑफ रिब्स। 12 पेयर ऑफ रिब्स के बीच में 11 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दिस कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब्स आर पुल्ड अपवर्ड एंड मूव आउटवर्ड। तो रिब्स अपवर्ड और आउटवर्ड पुल करता है। सो थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेड डोर्सोवेंट्रली एंड लैटरली, इसलिए थोरेसिक कैविटी इंक्रीज करता है डोर्सोवेंट्रली और लैटरली। मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन के मैकेनिज्म। फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और डायफ्राम क्या होता है? फ्लैट हो जाता है और वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाती है। तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है और प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज करता है लंग्स में, जैसे कि 2 से 6 mmHg के द्वारा। एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर ज़्यादा होता है और लंग्स में डिक्रीज करता है। एक्सपायरेशन इन एक्सहेलेशन इन्वॉल्व्स करता है एक्सपेलिंग ऑफ फाउल एयर को आउट ऑफ द बॉडी से बाहर। एंड इंक्लूड करता है मसल के रिलैक्सेशन को। सो यह एक पैसिव प्रोसेस है। फ्रेनिक मसल रिलैक्स होता है तो डायफ्राम का जो शेप होता है वो शेप में आ जाता है, डोम शेप में आ जाता है। एंड वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज होता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है लंग्स में, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है लंग्स में और प्रेशर और मोर ज़्यादा होता है। ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन टू एक्सपायरेटरी मसल ऑल्सो हेल्प इन एक्सपायरेशन एब्डोमिनल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल।
एक्सपायरेशन में हेल्प करते हैं। फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन में क्या होता है कि आफ्टर एक्सपायरेशन के बाद जब हम ट्राई करते हैं एक्सहेल करने को ज़्यादा से ज़्यादा एयर, तो फोर्सफुली एक्सपायरेशन क्या करता है कि एक एक्टिव प्रोसेस है। एंड मसल इन्वॉल्व होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल में क्या होता है कि 11 पेयर ऑफ मसल्स प्रेजेंट होते हैं विद इन द रिब्स के बीच में। एंड जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो रिब्स पुल डाउनवर्ड की होता है और इनवर्ड की ओर होता है। एंड थोरैसिक कैविटी डिक्रीज करता है डोर्सोवेंट्रली और लेटरली। एब्डोमिनल मसल क्या करता है, एक्सपेंड्स करता है रिब्स से एब्डोमिनल ऑर्गन की ओर। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एब्डोमिनल विसरल ऑर्गन पुल्ड होता है अपवर्ड की ओर और डायफ्राम बिकम मोर कॉन्वेक्स एंड थोरैसिक कैविटी डिक्रीज करता है एंटर पोस्टीरियरली। जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो रिब केज मूव करता है इनवर्ड एंड एब्डोमिनल मसल्स अटैच्ड होते हैं ऑर्गन्स में एंड रिब केज में। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड कंप्लीट नॉर्मल 1 ब्रीदिंग साइकिल कंप्लीटेड होता है 5 सेकंड में एडल्ट में। एंड डायफ्राम पुश करता है अपवर्ड की ओर एंड बिकॉज ऑफ दिस एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स होते हैं पुस्ट होते हैं अपवर्ड की ओर। और एडल्ट में नॉर्मल कंडीशन में 12 साइकिल्स पर मिनट होता है ब्रीदिंग रेट। थोरैसिक कैविटी बिकम क्या होता है, डिक्रीज करता है बहुत ज़्यादा और उसके बाद प्रेशर इंक्रीज होता है और फोर्सफुली एयर रशेस होता है लंग्स टू एटमॉस्फेयर। प्राइमरी एयर वॉल्यूम्स। पल्मोनरी वॉल्यूम्स are the quantities of the air and the lungs can receive, hold or expel under different conditions. पल्मोनरी वॉल्यूम्स में क्वांटिटीज होता है एयर का लंग्स का रिसीव किया जाता है, होल्ड और एक्सपेल को करता है अंडर डिफरेंट कंडीशन। एंड टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। It is approx 500 ml. That is a healthy man can inspire or expire approximately 6,000 to 8,000 ml of air per minute. Tidal volume में जो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड होता है ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन में अप्रोक्सीमेटली 500 ml होता है और हेल्दी मैन इंस्पायर करता है अप्रोक्सीमेटली 6,000 to 8,000 ml पर एयर पर मिनट। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में IRV होता है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर होता है। अ पर्सन कैन इंस्पायर फोर्सफुली इंस्पायरेशन एंड दिस एवरेज 2500 से 3000 ml होता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ARV, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो पर्सन कैन एक्सपायर करता है फोर्सफुली एक्सपायरेशन, तो उसका एवरेज जो होता है 1000 ml to 11,000 ml। रेसिडुअल वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर जो बचा हुआ होता है लंग्स में आफ्टर अ फोर्सफुली एक्सपायरेशन, तो इसका एवरेज जो होता है वो 1100 ml से 1200 ml। बच्चों ये जो वॉल्यूम है ना उसको अच्छे से रीड आउट कर लेना, बार बार एग्जाम में पूछता है, यहाँ पर नीट एग्जाम में भी पूछता है। मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में क्या होता है, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एयर एंड विच इज़ मूव्ड इनटू द रेस्पिरेटरी पैसेज पर मिनट। मतलब पर मिनट में रेस्पिरेटरी पैसेज में जो एयर अमाउंट का मूव करता है उसको मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बोलते हैं। एंड इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टाइडल वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी रेट। ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टाइडल वॉल्यूम के और रेस्पिरेटरी रेट के। एल्वियोलर वेंटिलेशन, it is the rate at which the fresh air reaches the alveoli and adjoining areas like alveolar duct sacs and respiratory bronchioles। तो एल्वियोलर वेंटिलेशन जो होता है उसमें जो रेट होता है वो फ्रेश एयर रीच करता है एल्वियोलाई में और एडजॉइनिंग एरिया जैसे कि एल्वियोलर डक्ट व सैक व रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। पल्मोनरी कैपेसिटी सम है 2 या 2 से अधिक पल्मोनरी वॉल्यूम का।
इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जिसको आईसी बोलते हैं, मतलब टोटल वॉल्यूम जो एयर पर्सन कैन इंस्पायर करता है आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, एंड दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टीवी प्लस आईआरवी। ये कॉम्बिनेशन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आईसी इक्वल टू टीवी प्लस आईआरवी, एफआरसी इक्वल टू ईआरवी प्लस आरवी। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can expire after a normal inspiration, and this includes tidal volume and expiratory reserve volume। जो टोटल एयर है, वॉल्यूम है एयर का, वो पर्सन में एक्सपायर जो किया एक्सपायरेशन कर लेता है, एंड इसमें इंक्लूडेड टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन, वॉल्यूम ऑफ एयर होता है बचा होता है इन द लंग्स में, एंड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद भी दिस इंक्लूड्स एफआरसी इंक्लूड्स ईआरवी प्लस आरवी। वाइटल कैपेसिटी, जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर होता है एक पर्सन के द्वारा जो ब्रीथ किया होता है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, उसको वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। इसमें इंक्लूड होता है ईआरवी, टीवी, आईआरवी और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर a person can breathe out after a forceful expiration। total lungs capacity, total lungs जो air accommodated in the lungs at the end of forced inspiration, and this include RV, ERV, TB and IRV or vital capacity plus residual volume। The graph showing lungs volume, the graph showing the changes in the pulmonary volume and pulmonary capacities under different conditions of breathing is called spirogram, and changes can be calculated by spirometry and instrument used by spirometer। मतलब ऐसा ग्राफ जिसमें शो होता है चेंज पल्मोनरी वॉल्यूम का, पल्मोनरी कैपेसिटी का अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ ब्रीदिंग, उसको स्पायरोग्राम बोलते हैं। जो चेंज होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है स्पायरोमेट्री से, और जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे स्पायरोमीटर बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैस, गैस का एक्सचेंज कैसे होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है टू फॉर्म में, डिजॉल्व होता है प्लाज्मा में 1 to 3% टोटल ऑक्सीजन का, एज ए कम्प्लीट विथ हीमोग्लोबिन के साथ। ऑक्सी हीमोग्लोबिन 97 to 99% ऑक्सीजन रहता है, एंड 1 हीमोग्लोबिन बाइंड करता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, एंड 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होते हैं 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन से। एंड 4 फैक्टर्स हेल्पफुल एंड हाई PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलर एयर और लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन ब्लड में होता है। एल्वियोलर एयर में हाई होता है, ब्लड में कम होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम 70% होते हैं, और जो बाइकार्बोनेट के रूप में सोडियम और पोटेशियम में 70% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और कार्बोनिक एसिड में 7% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ट्रांसपोर्टेड एज कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है 3.7 ml ऑफ CO2 प्लस अमीनो ग्रुप हीमोग्लोबिन को कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ये शो करता है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद द चेंजेस इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट ए कांस्टेंट pH। बॉडी टिश्यू एंड बॉडी कैपिलरी दिखाया गया डायग्राम में। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जो फैक्टर्स होते हैं अफेक्ट करते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन में इंक्रीज करता है, CO2 एंड ODC वेंड करते हैं टुवर्ड्स द राइट, एंड परसेंटेज सैचुरेशन जो हीमोग्लोबिन का डिक्रीज करता है, और इसे कहते हैं बोर्स इफेक्ट। एंड टेम्परेचर pH और देखा जाए रिलीज ऑफ CO2। ये सारे के सारे फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को। एंड हेल्डेंस इफेक्ट में क्या होता है जी, एज मोर
मोर एंड मोर कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन वहाँ पर प्रेजेंट होता है और एक्ट करता है एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड उसके बाद क्या रिलीज होता है मोर हाइड्रोजन प्लस आयंस का, और ये आयंस कंबाइंस होते हैं बाइकार्बोनेट आयंस से फॉर्म करते हैं कार्बोनिक एसिड। एंड ये जो कार्बोनिक एसिड होता है डिसोसिएट्स होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, और इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट H प्लस प्लस CO3 माइनस H2CO3 एंड हाई पार्शियल ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डिसोसिएशन ऑफ कार्बोमिनोहीमोग्लोबिन के लिए। एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेस सोल्यूबल होते हैं आर्टेरियल ब्लड में। कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन नर्वस कंट्रोल मतलब बेसिक रिदम होता है रेस्पिरेशन का जो रेगुलेटर होता है। 4 रेस्पिरेटरी सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं इन द फ्लोर ऑफ मेडुला ऑब्लंगाटा एंड पोन्स वेरोली में। एंड ये जो सेंटर होते हैं कलेक्टिवली इनको रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं, रिदमिसिटी सेंटर बोलते हैं। इंस्पायरेटरी सेंटर में लाई करते हैं डोर्सल वॉल ऑफ मेडुला ऑब्लंगाटा और स्टिमुलेट करते हैं इंस्पायरेटरी मसल्स से। एक्सपायरेटरी सेंटर में इट लाई द वेंट्रल वॉल ऑफ मेडुला ऑब्लंगाटा एंड रिमेन्स डोरमेंट होते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, बट ड्यूरिंग एक्सरसाइज इट कंट्रोल्स द पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सपायरेटरी मसल्स। न्यूमोटैक्सिक सेंटर में क्या करते हैं इट लाई द अपर पार्ट ऑफ पोन्स वायरोली, और जब ये स्टिमुलेट करते हैं तो इंक्रीज करता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन और डिक्रीज करता है डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, जैसे कि डॉग पेंटिंग हुआ। और ये न्यूस्टिक सेंटर होता है जो लाई करता है लोअर पार्ट ऑफ पोन्स वायरोली में एंड प्रमोट करता है इंस्पायरेशन बाय सेंडिंग एक्साइटेटरी सिग्नल्स एंड बाय इंस्पायरेटरी सेंटर ऑफ मेडुला के लिए। यानी ये कंट्रोल करता है इंटेंसिटी ऑफ ब्रीदिंग को। केमिकल कंट्रोल को केमोसिंथेसेटिक बॉडीज बोलते हैं जो कि कंट्रोल करता है रिलीज को। एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन में इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इंक्रीजेज द रेस्पिरेटरी रेट। अगर कार्बन डाइऑक्साइड से कंसनट्रेशन इंक्रीज हुआ तो रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होता है। ऑक्सीजन कंसनट्रेशन रेस्पिरेटरी सेंटर आर लेस सेंसिटिव टू ऑक्सीजन चेंजेज इन द ब्लड। जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं लेस सेंसिटिव होते हैं ऑक्सीजन चेंजेज होता है इन ब्लड में। एंड चेंजेज इन पार्शियल ऑक्सीजन एंड पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड आर नोटेटेड बाई कैरोटीड एंड अओर्टिक बॉडीज। जो चेंज होता है पार्शियल ऑक्सीजन और पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड में नोटेटेड होता है कैरोटीड एंड अओर्टिक बॉडीज में। ग्रुप्स ऑफ पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं कैरोटीड बॉडीज में ऑफ कैरोटीड साइनस और एओर्टिक बॉडीज ऑफ एओर्टिक आर्क में। एंड ये जो रिसेप्टर्स होते हैं स्टिमुलेटेड होते हैं बाई फॉलोइंग चेंजेस इन द आर्टेरियल ब्लड में सिग्निफिकेंटली। जो डिक्रीज होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाइपोक्सिया होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस इंक्रीज करते हैं H प्लस कंसनट्रेशन में इंक्रीज करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में अस्थमा आता है जो कि नैरो होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकोस्पाज्म होता है एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आने लगती है तो इसको अस्थमा बोलते हैं। एम्फाइसीमा में क्या होता है जो एयर सैक होता है लंग्स में जो डैमेज हो जाता है और रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि क्रोनिक कफ और डिफ़िकल्ट होता है ब्रीदिंग में। और स्मोकिंग इसका मेन कॉमन कॉज है एम्फाइसीमा का। ऑप्शनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात करें तो सिलिकोसिस जो होता है कॉज्ड होता है क्ले सैंड और सैंडस्टोन ग्राइंडिंग की वजह से। और एस्बेस्टोसिस जो होता है कॉज्ड होता है बाई इनहेलिंग ऑफ एस्बेस्टोसिस इनसाइड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एंड को पॉइजनिंग होता है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।